हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं और मैं हूं आपका दोस्त और टीचर सच्चिदानंद पांडे। तो आइए चलते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग पहले से ही जानते हैं कि हम लोग क्लास 8 के सोशल साइंस यानी कि हिस्ट्री के चैप्टर्स को वन बाय वन हम लोग पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्राइवेट बुक एक मेरे पास है, मैं उसी से पढ़ाता हूँ। चैप्टर नंबर 8 ब्रिटिश एजुकेशन इन इंडिया के बारे में था, उसको हमने बनाया था और वीडियो वो अपलोड हो चुकी है। आज जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उस चैप्टर का नाम है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स। ये नाम आपकी प्राइवेट बुक का है। मेरे पास जो लॉन्ग मैन की बुक है उसमें ये चैप्टर नंबर 9 दिया हुआ हिस्ट्री में, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स। लेकिन एनसीईआरटी में सेम चैप्टर, सेम हेडिंग, सेम चैप्टर है, लेकिन वो दूसरे नाम से है। एनसीईआरटी में इस चैप्टर का नाम आपका है वुमन, कास्ट एंड रिफॉर्म। ठीक है, बस हेडिंग का फ़र्क है, डिफरेंस बस हेडिंग का है। बाकी अंदर के जितने हेडिंग्स हैं या कंटेंट है या मटेरियल हैं, ठीक है, सब्जेक्ट हैं, सारे के सारे सेम है। ठीक है, एनसीईआरटी में दूसरा नेम है और प्राइवेट बुक में डेफिनेटली दूसरा नेम होगा ही। मैटर सेम है, चैप्टर सेम है, कंटेंट इसके सेम है। तो आइए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, वीडियो और बेहतर कैसे हो सकती है, इसके बारे में भी आप अपने कमेंट्स ज़रूर लिखेंगे, इससे मुझे खुशी होगी। और कमेंट में जब भी आप कमेंट लिखें या कोई पूछें तो उसमें आप अपने सिटी का नाम लिखना ना भूलें, ताकि मैं अभी तो जान सकूं कि मुझे लोग कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं और कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। चलिए तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज के चैप्टर का नाम है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, या एनसीईआरटी के बुक में जो नेम है वो आपका है वुमन, कास्ट एंड रिफॉर्म। ठीक है, तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले जो आपको हेडिंग मिलेगी, मैं दोनों बुक का हेडिंग कवर करके पढ़ाऊँगा। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए। ऐसा नहीं कि मेरे पास प्राइवेट बुक है तो एनसीईआरटी बुक की कोई हेडिंग में छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं है। आपको कंप्लीट मैटर मिलेगा, बस आप वीडियो देखते रहिए और वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। इसमें जो आपका है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स है इंडिया इन 19th सेंचुरी के आसपास का जो टाइम फ्रेम था, ठीक है, उसमें इंडिया में, हमारे कंट्री में कुछ सोशल इविल बुराइयाँ थीं, कुछ सोशल और रिलीजियस इविल्स थीं। यानी कुछ कस्टम्स, कुछ रीति रिवाज, कुछ ट्रेडिशंस ऐसे थे जो कि उस ज़माने के लिए तो सही थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम से आप जब कंपेयर करेंगे तो वो अच्छे नहीं थे। रिलीजियस थिंग्स में भी, रिलीजन में भी कुछ ऐसी बातें थीं जिसको लोग उसको फॉलो करते थे। सही है कि गलत है उस टाइम ये सोचा नहीं जाता था, क्योंकि बात रिलीजन की थी। तो जो सालों से उनके फोर फादर्स या उनके एंसेस्टर्स यानी कि उनके पूर्वज जो करते आए थे, जो फॉलो करते आए थे, जो कस्टम्स, जो रिचुअल्स वो परफॉर्म करते आए थे, तो उस टाइम के लोग भी उसी को परफॉर्म करते चले जाते थे। उस पर कोई क्वेश्चन नहीं करता था, ये सही है कि गलत है, जस्ट है, रॉन्ग है, राइट है। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं करता था। रिलीजन पे या कस्टम्स पे क्वेश्चन करना बेतुकी बात मानी जाती थी, और जो क्वेश्चन करता था, जो पूछता था क्यों और कैसे हुआ, तो उस ज़माने में उसका विरोध किया जाता था। तो कुछ आपकी कंडीशंस थी ऐसी सोसाइटी की, और कुछ कस्टम्स थे जो कि प्रैक्टिस में थे, जो कि एग्जिस्टेंस में थे, लेकिन वो कस्टम्स सही नहीं थे। जैसे सबसे पहली जो आपकी कस्टम थी, सती सिस्टम था, हिंदी में कहें तो सती प्रथा। इसमें होता क्या था कि राजा हो या रानी हो, ठीक है, या कोई भी कैटेगरी के लोग हों, जब हस्बैंड मर जाता था तो उसकी जब चिता जलाई जाती थी, उसकी लाश जब जल रही होती थी, तो उसी चिता में, ठीक है, उसी फ्यूनरल में वाइफ को भी डाल दिया जाता था, या उसी में वो कूद जाती थी और साथ ही जल करके मर जाती थी। यानी जीना साथ में और मरना साथ में, कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट था। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस में थी, इसी को सती होना कहा जाता था। और सती होना काफ़ी गर्व की बात, काफ़ी प्राइड की बात, काफ़ी घमंड की बात मानी जाती थी। और उस ज़माने की लेडीज़, औरतें इस सिस्टम को फॉलो करती थी। उसके बाद से आपका इन्फेंटिसाइड था। इन्फेंटिसाइड क्या था कि छोटे बच्चे पैदा होते थे तो उनको पैदा होते ही मार दिया जाता था। जैसे लड़की पैदा हुई तो उसको मार दिया गया,
ठीक है। और कभी कभी बलि के नाम पे, देवी देवताओं को खुश करने के नाम पे, कोई देवी देवता या कोई गॉड गॉडेस ये नहीं कहते हैं कि हमारे लिए बच्चों को मारिए, ठीक है। वो हमारे और आपके द्वारा बनाए गए रूल होते हैं और रेगुलेशंस होते हैं। किसी धर्म के कोई देवता नहीं कहते हैं कि आप जानवरों को मारें या आप बच्चों को मारें। ये हमारी आपकी बनाई गई ढकोसली बातें हैं। तो झूठ मूठ में देवी देवताओं को खुश करने के लिए छोटे बच्चों की को मार दिया जाता था, उनकी बलि दे दी जाती थी। तो ये सिस्टम भी उस टाइम चल रहा था, तो उसका नाम था आपका इन्फेंटिसाइड। उसके बाद से एक देवदासी सिस्टम था। देवदासी का मतलब कि जो मंदिर होते थे, ठीक है। तो मंदिर में, भाई जब मंदिर है तो वहाँ साधु संत रहेंगे, ठीक है, वहाँ लोग रहेंगे, भगवान की पूजा होगी, प्रसाद बनेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए छोटी कन्याओं को छोटी उम्र में ही वहाँ मंदिर में रख दिया जाता था, ठीक है। जैसे ईसाइयों में, क्रिश्चियंस में नन होती हैं, तो उसी प्रकार से आप समझ लीजिए कि इंडिया में भी यह सिस्टम था। तो उनको रख दिया जाता था, वो झाड़ू पोछा लगाती, भगवान की सेवा करती, पूजा करती, वहाँ प्रसाद वगैरह बनाती, और उनकी शादी उदी कभी नहीं होती थी। तो यही करते उनका जीवन बीत जाता था। उसके बाद से एक और सिस्टम था पॉलीगैमी, एक और कस्टम था पॉलीगैमी। पॉलीगैमी का मतलब था कि उस ज़माने के लोग कई कई शादियाँ करते थे, ठीक है, 5, 10, 7, 6। वाइफ जिंदा है, ठीक है, बीवी जिंदा है, फिर भी वो शादियाँ कर लेते थे। लेकिन औरतों को छूट नहीं थी, औरतों को छूट नहीं थी, ठीक है। किसी औरत का हस्बैंड मर जाता था तो उसे विधवा मान लिया जाता था और उसको मनहूस माना जाता था, उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता था, ठीक है। पति के प्रॉपर्टी में उसका कोई हिस्सा उसको नहीं दिया जाता था। लेकिन अगर किसी आदमी की, किसी मेल की, ठीक है, अगर उसकी वाइफ मरती थी या जिंदा भी रहती थी तो भी वो कई शादियाँ, कई मैरिजेस कर लेते थे। तो ये जो सिस्टम आपका उसमें चलन में था, प्रैक्टिस में था, इसको कहा जाता था पॉलीगैमी। उसके बाद से चाइल्ड मैरिज था, यानी छोटे छोटे बच्चों की शादियाँ कर दी जाती थी। 10 ईयर्स के, 12 ईयर्स के, 30 ईयर्स के बच्चे होते थे तो उनकी शादियाँ कर दी जाती थी, ठीक है। उसके बाद से इलिटरेसी था, यानी कि महिलाओं को, औरतों को, लेडीज़ को स्कूल कॉलेज नहीं भेजा जाता था। उस ज़माने में जो स्कूल कॉलेज थे उनको पढ़ने लिखने के लिए नहीं भेजा जाता था, उनको डोमेस्टिक वर्क तक ही लिमिटेड रखा जाता था, ठीक है। तो तब के, यानी कि 19वीं सेंचुरी की इंडियन सोसाइटी में, इंडियन समाज में इस प्रकार की चीज़ें फॉलो होती थी, इस प्रकार के कस्टम थे, रिचुअल्स थे। अब सवाल ये है, ये चीज़ें आपके बुक में नहीं दी गई हैं लेकिन आपको बताना ज़रूरी है। सवाल ये है कि ये जब सिस्टम्स थे, वो आजकल के टाइम तो है नहीं, लेकिन उस टाइम में थे तो क्यों थे? कोई भी चीज़ बिना किसी रीज़न के नहीं होती है। अगर ये कस्टम बनाए गए थे तो उस ज़माने के लोगों ने कुछ सोच समझ के बनाए थे, कुछ तो उन लोगों के दिमाग में चल रहा होगा जो ये सब चीज़ें उन्होंने बनाई। तो जहाँ तक सती सिस्टम का सवाल है, तो होता क्या था कि तब के ज़माने में अटैक बहुत होते थे। एक किंग दूसरे किंग पे अटैक करते थे, बाहरी लोग यानी कि फॉरेन कंट्री वाले भी अटैक करते, जैसे अफ़गानिस्तान से आते थे लोग, ईरान से विदेशी लोग भी अटैक करते थे। तो जब अटैक करते थे और राजा हार जाता था, राजा मर जाता था, तो आपको पहले से पता है कि एक किंग के उस ज़माने में, उस टाइम में कई कई रानियाँ हुआ कर, कई कई क्वीन हुआ करती थी। तो होता क्या था कि अगर राजा अच्छा होता था तो दूसरा राजा हार जाता था तो उसका वो स्टेट ले लेता था, उसका महल कब्जा कर लेता था, उसकी ज़मीन कब्जा कर लेता था, लेकिन क्वीन लोगों को छोड़ दिया जाता था। लेकिन कुछ दुष्ट प्रकार के राजा थे जो उन क्वीन के साथ गलत व्यवहार करते थे, ठीक है, उनसे ज़बरदस्ती शादी कर लेते थे, उनको रखैल बना के रख लेते थे और तरह तरह के उन पर अत्याचार करते थे। तो इन चीज़ों से बचने के लिए तब की जो क्वींस थीं या रानियाँ थीं, राजा मर गया, किंग अगर मर गए, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, उनकी बेइज्जती ना होने पाए, ठीक है, दूसरा उनको कोई नौच हुए, इस चीज़ से बचने के लिए वो सती प्रथा करती थीं और अपने पति के साथ ही चिता में जल जाती थीं। यही सोच समझ करके बना गया था। हालांकि मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ, मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ें सही नहीं थी, ठीक है। हस्बैंड मर गए तो भी जीवन जिया जा सकता था, लेकिन उस समय की परिस्थितियाँ ऐसी थीं कि ये सब चीज़ें बनानी पड़ी, ठीक है। अब आते हैं आपकी अगली हेडिंग है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स। तो कभी न कभी तो ये सब चीज़ें ख़त्म होनी ही थी। तो उसके बाद कुछ ग्रेट लोग आए, उन ग्रेट लोगों ने बहुत ही मेहनत मशक्क़त की तो ये सब चीज़ें सोसाइटी से आउट हो पाई। उनमें से राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर,
केशव चंद्र सेन, महादेव गोविंद रानाडे, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले और पंडिता रामाबाई और ईटीसी और बहुत से लोग हैं जिन लोगों का ध्यान, जिन लोगों का अटेंशन इन सोशल इविल्स की तरफ गया और इन लोगों ने इन सोशल इविल्स को ख़त्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और खूब ढेर सारा प्रयत्न किए, प्रयास किए, एफर्ट किए और इनके एफर्ट रंग लाए और एक एक करके धीरे धीरे इन सारी सोशल इविल को जो कि कस्टम बन चुके थे, इनको धीरे धीरे ख़त्म किया गया। ये एक ही टाइम में, एक झटके में ख़त्म नहीं हो पाया। जो चीज़ें सदियों से, सालों से प्रैक्टिस में हैं, ठीक है, उनको ख़त्म करने जाएंगे तो लोगों का विरोध का सामना करना पड़ेगा। उस ज़माने के लोगों ने बहुत तगड़ा इनका विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें सही होती गईं और एक एक करके 50 ईयर्स, 60 ईयर्स, 70 ईयर्स में ये सब चीज़ें सोसाइटी से चली गईं। तो सबसे पहले बात करते हैं राजा राम मोहन रॉय की। राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, ये बंगाल में पैदा हुए थे और प्राइमरी एजुकेशन अपनी इन्होंने बंगाल से किया और उसके बाद ये चले गए ब्रिटेन, लंदन चले गए। वहाँ इन्होंने अपने हायर एजुकेशन की पढ़ाई की और हायर एजुकेशन की पढ़ाई, एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद से ये इंडिया वापस आए। इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है और चैम्पियन ऑफ वुमेन राइट्स भी कहा जाता है। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। चैम्पियन ऑफ वुमेन राइट्स और फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया इनको कहा जाता है, ये इनको टाइटल दिया गया है, ठीक है। तो ये जब इंडिया वापस आए तो उन्होंने देखा कि सोसाइटी में, बंगाल में, ये बंगाली थे उस टाइम के, बंगाल में सोसाइटी में ये सोशल इविल्स थी। सती सिस्टम था, चाइल्ड अब्यूज़ था, इन्फेंटिसाइड था, चाइल्ड मैरिज था, बहुत से प्रकार की सोशल इविल उस ज़माने में प्रैक्टिस की जा रही थी। इन्होंने ठान लिया कि हम एक एक करके इन सारी बुराइयों को हमको ख़त्म करना है, क्योंकि एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे थे, नई सोच वाले थे, नई थिंकिंग वाले थे। तो इन्होंने इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लिया और सबसे पहले इसको ऑर्गेनाइज तरीके से ख़त्म करने के लिए उन्होंने ब्रह्म समाज नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन की या सोसाइटी की स्थापना की, इनको इस्टेब्लिश किया। ब्रह्म समाज इन्होंने इस्टेब्लिश किया, ब्रह्म समाज बनाया। ब्रह्म समाज बना करके इन्होंने सोशल वेलफेयर करना स्टार्ट कर दिया और ब्रह्म समाज में लोगों को रिक्रूट करना चालू किया, लोगों को भर्ती करना चालू किया और वो लोग निकलते, घूमते, गांव-गांव घूमते, एक एक जगह जाते, सती सिस्टम के खिलाफ, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ, पॉलीगैमी यानी कि एक से ज़्यादा शादियां करना के खिलाफ, कास्ट डिस्टिंक्शन के खिलाफ और अनटचेबिलिटी के खिलाफ लोग जा कर के घूम के ये बताते और लोगों में अवेयरनेस फैलाने का काम करते। सबसे ज़्यादा इन्होंने सती सिस्टम को हटाने में इंटरेस्ट लिया, ठीक है, और सती सिस्टम को हटाने के लिए उन्होंने उस टाइम में, हम सभी जानते हैं कि इंडिया गुलाम था और ब्रिटिश का हमारे ऊपर शासन था, ब्रिटिश रूल था। तो उस ज़माने में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। तो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक से उन्होंने बात किया, डिमांड की कि सती सिस्टम को फिनिश करने के लिए आप एक लॉ बनाइए, एक कानून बनाइए। जब तक जेल जाने का डर नहीं रहेगा, पनिशमेंट का डर नहीं रहेगा, तब तक लोग ये प्रैक्टिस करते रहेंगे, सती सिस्टम अपनाते रहेंगे। तो राजा राम मोहन रॉय का जो एफर्ट था वो रंग लाया और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उनकी बात मानी, मान करके इसको क्या बना दिया, तो इस पर लॉ बना दिया। उसके बाद से धीरे धीरे सती सिस्टम क्या हो गया, आपका फिनिश हो गया। राजा राम मोहन रॉय के बाद केशव चंद्र सेन जो थे, उन्होंने इनके वर्क को आगे बढ़ाया, इनके काम को आगे बढ़ाया और बाकी और सारे काम किए। अब बात आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने फीमेल एजुकेशन को चुना और विडो मैरिज को चुना। उस ज़माने में जिनके हस्बैंड मर जाते थे उनको विधवा कहा जाता था, विडो कहा जाता था और फिर उनसे सारे राइट छीन लिए जाते थे, उनको घर से निकाल दिया जाता था, उनको मनहूस माना जाता था, ठीक है, और उनके हाथ का लोग पानी तक नहीं पीते थे। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, जैसे राजा राम मोहन रॉय ने सती सिस्टम में ज़्यादा इंटरेस्ट लिया, तो इन्होंने वुमेन एजुकेशन में इंटरेस्ट लिया और उसके साथ ही साथ विडो औरतें जो थीं, जो विधवा औरतें थीं जिनके हस्बैंड मर चुके होते थे, उनकी दोबारा शादी करने के लिए इन्होंने एफर्ट किए। इन्होंने अपने एक्सपेंस से 35 स्कूल बनवाए गर्ल्स के लिए, जहाँ पे विडो गर्ल्स को और नॉर्मल गर्ल्स को एजुकेशन
दिया जाता था। और इन्होंने 1849 में गर्ल्स के लिए कलकत्ता में एक स्कूल भी खोला था। ठीक है। उसके बाद से ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विडो रीमैरिज एक्ट के लिए एफर्ट किया। विडो रीमैरिज एक्ट से मतलब ये था कि ये एक्ट यानी कि ये ऐसा कानून था, लॉ था, जो कि विधवा लड़कियों की फिर से शादी करने की उनको परमिशन देता था। उस ज़माने में विधवा लड़कियों को फिर से शादी करने नहीं दिया जाता था और फिर से शादी करना पाप माना जाता था। इसी चीज़ को बदलने के लिए उन्होंने कानून का सहारा लिया और उनके बहुत एफर्ट के बाद 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट पास हो गया और उस दिन से विधवा औरतों का, विधवा लड़कियों का दोबारा शादी करना कानूनन वैलिड हो गया। यानी अब वो शादियां कर सकती थीं। अब उन्हें अगर कोई रोकेगा तो उसको जेल की हवा खानी पड़ सकती थी, क्योंकि उन्होंने, लॉ ने, कोर्ट ने और कानून ने उनको परमिशन दिया था कि आप दोबारा शादी कर सकती हैं और अपनी लाइफ दोबारा फिर से हंसी खुशी जी सकती हैं। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने वुमेन्स एजुकेशन के लिए बहुत काम किए। 35 स्कूल्स बनवाए, अपने एक्सपेंस पे चलाए और विधवा औरतों के लिए उन्होंने विधवा औरतों का जीवन बदल दिया। जो उनकी लाइफ नरक के जैसी होती थी, ना उनको कोई नहीं पूछता था, ठीक है, नरकी जीवन वो जीती थी, तो उनके जीवन में बाहर लाने का काम इन्होंने किया। उसके बाद से स्वामी विवेकानंद जी का नंबर आता है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी रामकृष्ण मिशन नाम की सोसाइटी बनाई थी और बना करके, ठीक है, वुमन एम्पावरमेंट की तरफ इन्होंने ध्यान दिया। वुमेन्स एजुकेशन के लिए, गर्ल्स एजुकेशन के लिए काम किया और हिंदुइज़्म की जो अच्छी बातें थी उनको इन्होंने प्रचार करने का काम किया। ये सब चीज़ें आपकी बंगाल में हो रही थी, तो ऐसा नहीं था कि ये सब चीज़ें केवल बंगाल में ही थी, पूरे इंडिया में ही किसी न किसी रूप में ये सारे कस्टम्स, रिचुअल्स फॉलो किए जाते थे। महाराष्ट्र में भी ये सब था। तो महाराष्ट्र में जैसे राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज बनाया था, उसी पैटर्न पे, ठीक है, उसी तर्ज पे, उसी पैटर्न पे 1867 में प्रार्थना समाज बनाया गया। एक सोसाइटी बनाई गई जिसे प्रार्थना समाज कहा गया। और जो काम बंगाल में ब्रह्म समाज करता था, सेम वही काम, वही एम, वही टारगेट प्रार्थना समाज ने महाराष्ट्र में पूरा किया, महाराष्ट्र में निभाया। और महादेव गोविंद रानाडे और आर.जी. भंडारकर, ये दो नेम आप रिमेंबर करेंगे, इम्पॉर्टेंट नेम है, महादेव गोविंद रानाडे और आर.जी. भंडारकर। इन्होंने इसको काफ़ी सपोर्ट किया, प्रार्थना समाज को सपोर्ट किया और एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट भी किया। और जो काम बंगाल में हुए थे उसी पैटर्न पे वो सारे काम, सामाजिक बुराइयों को, सोशल इविल्स को रिमूव करने का काम महाराष्ट्र में भी जोरों शोरों से होने लगा। एक और नाम आता है आपका इसमें, बेहराम जी मालाबारी। बेहराम जी मालाबारी जो थे, ये उस ज़माने में एक न्यूज़पेपर आया करता था, द टाइम्स, उसमें ये लिखा करते थे, उसके रिपोर्टर थे। इन्होंने क्या किया कि जो चीज़ें ये सब चल रही थी, सोशल रिफॉर्म्स के काम चल रहे थे, जो ये अच्छे लोग काम कर रहे थे, उनको न्यूज़पेपर में लिखते थे। न्यूज़पेपर में क्यों लिखते थे? ताकि अवेयरनेस फैले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़पेपर पढ़ें और न्यूज़पेपर पढ़ करके ये समझ जाएं, जान जाएं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि उस ज़माने में फेसबुक, व्हाट्सअप तो था नहीं कि 1 और 2 मिनट में आप किसी भी खबर को वायरल कर देते हैं। तो उस ज़माने में ये सिस्टम नहीं था, तो लोग जानते थे और पता करते थे। एक और नाम आता है डी.के. कार्वे। तो डी.के. कार्वे साहब जो थे, इन्होंने पूना में क्या किया कि विडोज़ के लिए, ठीक है, और गर्ल्स के लिए स्कूल्स खोले, बहुत सारे स्कूल्स खोले और एक्टिवली इसमें सपोर्ट भी किया, ठीक है। उसके बाद से ज्योतिबा फुले का नाम आता है। ज्योतिबा फुले एक बहुत बड़ा नाम है। ज्योतिबा फुले और उनकी वाइफ, इन्होंने अपना पूरी की पूरी लाइफ जो है कि गर्ल्स एजुकेशन के लिए डिवोट कर दिया था। इन लोगों ने गर्ल्स के एजुकेशन के लिए पूना में स्कूल खोले और विधवा लड़कियों की शादी के लिए कैंपेन चलाया, सोशल अवेयरनेस किया। और इन सब लोगों का सपोर्ट जगन्नाथ शंकर सेठ ने किया, भाऊ दाजी ने किया, विष्णु शास्त्री पंडित ने किया। और जब अच्छे काम होने लगे तो लोगों को भी समझ में आने लगा। बाद में बहुत सारे लोग जो ऑर्गेनाइजेशन खुले थे, जैसे प्रार्थना समाज से बहुत सारे लोग जुड़ गए, ऐड हो गए। ब्रह्म समाज को भी बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया।
धीरे धीरे लोग उन्हें फॉलो करते गए और इसके काम आराम से होने लगे। ठीक है, बंगाल और महाराष्ट्र की तो बात हो गई। अब बात करते हैं नॉर्थ इंडिया की। नॉर्थ इंडिया में भी सोशल इविल्स को दूर करने का काफ़ी एफर्ट किया गया और स्वामी दयानंद यहाँ पे थे जिन्होंने आर्य समाज को फाउंड किया, आर्य समाज को बनाया। ये भी एक सोसाइटी थी, जैसे प्रार्थना समाज था, ब्रह्म समाज था, वैसे आर्य समाज भी था। आर्य समाज बनाने का जो मेन एम था, जो मेन टारगेट था, वो वुमेन्स रिफॉर्म का था। यानी जो इंडिया में जो औरतों की, जो वुमेन्स की जो कंडीशन थी, उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। फीमेल को एजुकेशन देना, ठीक है, विधवाओं की शादी कराना, गर्ल्स को एजुकेट करना और उन्हें एम्पावर करना, ये सारे काम आर्य समाज कर रहा था। आर्य समाज ने जो गर्ल्स को एजुकेट करने के लिए स्कूल बनाए या वुमेन्स को एजुकेट करने के लिए जो स्कूल बनाए, उनका नाम कन्या गुरुकुल रखा। ठीक है, दयानंद सरस्वती जी ने क्या किया कि औरतों को सुधार का काम, गर्ल्स एजुकेशन का काम, विधवाओं की शादियों का काम, चाइल्ड मैरिज को रोकने का काम, इसको उन्होंने नेशनलिज्म से जोड़ दिया और कहा कि जब तक इंडिया का हर एक सिटीजन मजबूत नहीं बनेगा, शिक्षित नहीं बनेगा, पढ़ा लिखा नहीं बनेगा, तब तक हम अंग्रेज़ों से हम अपने आप को आज़ाद नहीं कर पाएंगे या हम डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद से दयानंद सरस्वती तो एफर्ट कर ही रहे थे, उसके बाद से कुछ और नाम है, जैसे ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन अली और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, इन लोगों ने भी गर्ल्स को एजुकेट करने के लिए, गर्ल्स एजुकेशन के लिए स्कूल कॉलेज वगैरह खोले। अलीगढ़ में सर सैयद अहमद ख़ान ने एक मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोला था, जिसे बाद में यूनिवर्सिटी बना दिया गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आज जो आप देख रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये वही यूनिवर्सिटी है। तब जब ये बनी थी, जब इस्टेब्लिश हुई थी, इसका नाम था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। फिर बाद में यूनिवर्सिटी बनने के बाद उसमें गर्ल्स कॉलेज भी खुले, गर्ल्स के लिए भी बहुत सारे डिपार्टमेंट उसमें खुले और मुस्लिम वुमन को एजुकेट करने का भी एफर्ट, प्रयास किया गया। उसके बाद से हम चलते हैं साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में भी बहुत सारे प्रोग्राम हुए, बहुत सारे फंक्शंस हुए। फंक्शन प्रोग्राम्स कहने से मेरा मतलब है कि सोशल रिफॉर्म के प्रोग्राम की बात मैं कर रहा हूँ। और साउथ इंडिया की जहाँ तक बात है तो आर वेंकटा रत्नम नायडू, इन्होंने देवदासी सिस्टम के खिलाफ लड़ाई की। जो देवदासी सिस्टम था, जो शुरू में मैंने आपको बताया था, उन्होंने इस सिस्टम को हटाने के लिए, ये कस्टम, ये रिचुअल्स ख़त्म करने का प्रयास किया। और वीरासंगलिम पंटुलू, ये जो थे, इन्होंने साउथ इंडिया में विडो रीमैरिज, विधवा औरतों यानी कि जिनके हस्बैंड मर चुके थे, उनकी दोबारा शादी कराने के लिए इन्होंने एफर्ट किए। उसके बाद साउथ इंडिया में और भी कुछ सोशल रिफॉर्म्स हुए, कुछ मूवमेंट चले। उसके बाद नाम आता है एक बड़े लीडर का, जिनका नाम था ईवी रामास्वामी नायकर, और इनको लोग पेरियार भी कहा करते थे। और पेरियार जी ने सोशल रिफॉर्म्स के मूवमेंट चलाए। इन्होंने जो मूवमेंट चलाए वो बाकी मूवमेंट से अलग थे। इनका मेन आपका था, इनका जो आपका मूवमेंट था वो नॉन ब्राह्मणिकल था, यानी इनका जो भी था ब्राह्मणों के खिलाफ था। ये क्या कहते थे, इनका मानना ये था कि रामचरितमानस, रामायण, महाभारत, ये जो भी बनाए गए हैं, जो भी लिखे गए हैं, रचे गए हैं, ये अपर कास्ट को लोअर कास्ट पे ऊंचा बताने के लिए रचे गए हैं। इसमें लोअर कास्ट को कोई स्थान नहीं दिया गया है। सारे के सारे देवता, सारे के सारे महापुरुष अपर कास्ट के हैं। यह इनका ऐसा सोचना था। तो इन्होंने नॉन ब्राह्मणिकल मूवमेंट चलाया। ठीक है, और चूंकि उस ज़माने में इंडियन सोसाइटी में छुआछूत भी था, अनटचेबिलिटी भी था, मतलब अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के साथ ज़्यादा घुलते मिलते नहीं थे, उनके हाथ का पानी नहीं पीते थे। जिस कुएं से लोअर कास्ट के लोग पानी भरते थे, उस कुएं से अपर कास्ट के लोग पानी वेल से, कुएं यानी वेल से नहीं भरते थे। लोग उनसे अपना शरीर नहीं टच कराते थे और उनके साथ उठते बैठते नहीं थे। जहाँ वो खाना खाते थे वहाँ वो खाना नहीं खाते थे। ये सब चीज़ें थीं। तो इनका गुस्सा अपर क्लास के खिलाफ था, इन्होंने वहाँ भी आंदोलन चलाया। और जो काम पेरियार साहब ने साउथ इंडिया में किया, वही काम महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने किया। ज्योतिबा फुले ने भी, उन्होंने एक बुक लिखी गुलामगिरी नाम से। गुलामगिरी में वो लिखते हैं, बहुत सी बातों का उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने कहा है
कि ईश्वर ने जब सबको बराबर बनाया गया है तो अपर कास्ट और लोअर कास्ट का क्या मतलब है, छोटी जात और बड़ी जाति से क्या मतलब है, सभी लोग बराबर होने चाहिए। और अपर क्लास को इतना एडवांटेज क्यों है, अपर क्लास के बच्चे पढ़ते लिखते हैं, लोअर क्लास के बच्चों में उतनी एजुकेशन नहीं है। तो ज्योतिबा फुले ने भी वहाँ पे इस प्रकार के मूवमेंट चलाए और पेरियार जी ने साउथ इंडिया में इस प्रकार के मूवमेंट चलाए। तो पेरियार ने जो चलाया वो नॉन ब्राह्मणिकल मूवमेंट था और ज्योतिबा फुले ने जो चलाया वो सोशल जस्टिस के लिए और सोशल इक्वलिटी के लिए चलाया। कि सोशल इक्वलिटी का मतलब कि हम और वो बराबर हैं, अगर उनको पढ़ने का राइट है तो हमको भी पढ़ने का राइट है, हमको भी एजुकेशन मिलनी चाहिए और सारी चीज़ें बराबर होनी चाहिए। उन्होंने बराबरी की बात की थी। और पेरियार साहब ने रामायण महाभारत रामचरितमानस पे ही कमेंट किया था और ये सब चीज़ उन्होंने की थी। ठीक है, उसके बाद से बात करते हैं वुमेंस एजुकेशन की, कुछ और बात कर लेते हैं। पंडिता रामाबाई एक नाम आता है। पंडिता रामाबाई ने बहुत सारे एफर्ट किए वुमेंस एजुकेशन के लिए। पंडिता रामाबाई खुद संस्कृत लैंग्वेज की विद्वान थी। उन्होंने क्या किया कि विडोज़ के लिए, गर्ल्स के लिए और बाकी और भी सारी गर्ल्स के लिए उन्होंने स्कूल कॉलेज वगैरह खुलवाए। उन्होंने आर्य महिला समाज बनाया और आर्य महिला समाज बना करके उन्होंने अपने काम को अंजाम दिया। उन्होंने विधवाओं के रहने के लिए एक सिस्टम बनाया था, शारदा सदन, एक बिल्डिंग बनाई थी जिसमें विधवा औरतें रहती थीं। उनको हुनर सिखाया जाता था, उनको काम सिखाया जाता था, जो अपना पेट वो खुद पालती थीं। ठीक है, वहाँ पे सिलाई कढ़ाई का काम उनको सिखाया जाता था और वो अपनी अर्निंग, अपना पैसा खुद कमा लेती थी और सोसाइटी पे बोझ वो नहीं बनती थी। तो शारदा सदन वो स्थान था, वो बिल्डिंग थी जहाँ पे विधवा औरतों रखा जाता था, जिन्हें परिवार वाले ठुकरा देते थे, उन्हें वहाँ सहारा दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद से एक और नाम आता है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू बहुत जानी मानी विद्वान थी, हाईली एजुकेटेड थी, सोशल रिफॉर्मर भी थी। उन्होंने भी वुमेंस के लिए काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी और उन्होंने ऑल इंडिया वुमेंस कॉन्फ्रेंस किया। ये कब किया? 1927 में किया। ठीक है, ये जो मूवमेंट था उन्होंने क्यों किया कि लिबरेशन ऑफ वुमन ऑल्सो गॉट स्टिमुलेट्स फ्रॉम द राइज ऑफ निहिलिज्म इन द 20th सेंचुरी। तो और भी वुमेंस को जो राइट्स थे जो नहीं दिए गए थे उसके लिए उन्होंने मूवमेंट किया। और बाद में लेडीज़ स्वदेशी मूवमेंट और आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट और इंडिया को फ्री कराने के लिए जितने भी मूवमेंट हुए उन सब में महिलाओं ने भी, लेडीज़ ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और अपना भी कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया। ठीक है, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फ्रेंड्स के बीच सब्सक्राइब भी करें। और कोई क्वेश्चन दिमाग में हो, कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, कमेंट करके पूछें। और कमेंट करते समय कहाँ से, आप किस सिटी से हैं, ये भी आप उसमें ज़रूर मेंशन करें। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।